एक चीज़ बताइए सर, एक तो पहला मेरा क्वेश्चन ये कि आपके जो एचएनआई क्लाइंट है वो आपसे जब कन्वर्सेशन करते होंगे फ़ोन पे तो क्या हाय हेलो के बाद वो क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब से कुछ समय पहले तक लोग कह रहे थे कि यार बैंक बहुत मुश्किल में है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है, देखो भाई मुश्किल है, क्रेडिट ग्रोथ 11-12% आ गई है, कैसे काम चलेगा, बैंकिंग सेक्टर बहुत ख़राब है, म्यूचुअल फंड वाले सबसे ज़्यादा ख़राब बोल रहे थे उसको। अब उधर भी भाई चल पड़ा गाड़ी। अब तो ये एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जैसे आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं जब, तो जो पहला व्यक्ति गया उसने सबसे बढ़िया क्वालिटी का माल लिया, प्राइस सेम, दूसरा गया उससे इन्फीरियर, तीसरा गया जो सबसे अंत में रात में गया भाव वही लगा लेकिन वो छटा हुआ एकदम एकदम कचरा माल ले गया लेकिन भाव वही है। क्या ये हो रहा है क्या कि पैसा इतना है कि सब बिकेगा, हर माल बिकेगा एक ही भाव में? तो ये वाले सवाल आपके क्लाइंट भी पूछते होंगे, तो आप कैसे उनको एड्रेस करते हैं शरद जी? देखिए, क्लाइंट्स का पिछले कुछ समय से लगातार सवाल एक ही रहा है कि बाजार इतना बढ़ रहा है, बहुत नर्वसनेस है कि करेक्शन आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगी। तो यूजुअली अगर आप मार्केट्स में देखें तो जितना पैसा करेक्शन खोजने में लोग गंवाते हैं, शायद अगर ज़्यादा करेक्शन खोजने की कोशिश ना करें तो उससे ज़्यादा पैसा बन जाए। तो वो कहावत है कि बहुत ज़्यादा पैसा करेक्शन खोजने में गंवाया जाता है। तो रशिया यूक्रेन से ये चालू हुआ ट्रेंड कि वॉर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लेबनान इसराइल वाला इश्यू चालू हो गया, फिर से लोगों ने अंदाजा लगाया कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेन कंसर्न लोगों की यही है, कभी यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, कभी यूएस में हार्ड लैंडिंग, कभी यहाँ सरकार बदली या मे बी नॉट इतनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार। तो लोग बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एटीट्यूड गलत है। आपको ब्रॉडर साइकिल के साथ प्ले करना चाहिए और बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश मत करिए। मतलब आप पिछले 5-7 हजार पॉइंट से तो मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंटली मंदी खोज रहे हैं। अब मुझे लगता है अननेसेसरीली लॉजिक्स चिपका के मंदी खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और क्लाइंट्स का प्राइमरी सवाल यही होता है कि बाजार बहुत ओवरहीटेड हो गया क्या, पीक बन गई क्या? तो हम लोग बताते तो हैं कि पीक नहीं बनी है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा डर है और बहुत ज्यादा पीक खोजने के प्रति जो उत्साह है वो थोड़ा ज्यादा है रादर देन मार्केट में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के। तो वो एक चैलेंज है। जहां तक बैंकिंग के इंप्रूवमेंट का सवाल है, मुझे लगता है एक टिपिकल ट्रेंड आपको बाजार में आजकल दिखेगा, जिसको मैंने नाम दिया है कि फंडामेंटल्स को टेक्निकली ट्रैक करना। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे परफॉर्म कर रही है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन की आप उसको क्या प्राइस पे कर रहे हैं, लोग किसी भी भाव पे उसको खरीदते ही जा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंप्रूवमेंट बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आ रहे हैं, ट्रेंड आपके लिए क्लासिक एग्जांपल है। तो मुझे लगता है ये जो चीज है ये अक्रॉस द बोर्ड प्ले आउट कर रही है, नेगेटिव साइड पे भी ये प्ले आउट करती है। अगर एक क्वार्टर एक बैंक को कुछ बैंकों के नतीजे कुछ खराब आए या कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो सबको थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है और एक ट्रेंड चलता है कि मे बी ऐसे ही चलने वाला है, लीनियर रिलेशनशिप। तो वो एक चैलेंज है, मुझे लगता है बैंक्स में भी वो चीज प्ले कर रही है, Q1 के बाद और ज्यादा प्ले आउट कर रही है। बट एक मेजर पॉइंट जो लोग मिस कर रहे हैं कि Q1 सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है नॉर्मली बैंक्स के लिए। कोविड वगैरह की वजह से डीबेसिंग रीबेसिंग बहुत सारी हुई है, इसलिए बहुत बार आपको Q1 थोड़ा एबनॉर्मल दिख सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो Q1 एक स्लो क्वार्टर होता है। तो मुझे लगता है Q2 ऑनवर्ड्स वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और जहां तक अब लोगों की बैंकिंग में वापस आने का सवाल है, मुझे लगता है अब शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर HDFC बैंक डिपॉजिट ग्रोथ अग्रेसिवली नहीं बढ़ा रहे थे तो उनकी अपनी कॉल थी। ऐसा नहीं था कि डिपॉजिट्स अवेलेबल नहीं है। और जनरली जो एक ट्रेंड बनता है कि लोगों ने बना लिया कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है। मुझे लगता है जा रहा है, फंड ऑब्वियसली जा रहा है, लेकिन जिस टाइप की हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है मुझे नहीं लगता कि बैंक्स को एज सच डिपॉजिट्स की कोई कमी होगी। और अगर कमी ग्रेजुअली आती भी है तो वो रेट कार्ड के थ्रू उसको प्ले आउट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना चैलेंजिंग होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली शेयर ऑफ फंड्स की थोड़ी मारामारी रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, प्लस अब इंटरनेशनल फंड्स को भी अलाउड हो गया है बॉन्ड इनफ्लोज के साथ। बट मेरे हिसाब से ये मार्केट इतना बड़ा है कि बॉन्ड इशुएंस वगैरह में बॉन्ड मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होती है, काफी आसानी से ज्यादातर जो इन्फ्लोज हैं वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो Q1 के नंबर से थोड़ा ज्यादा लोगों ने इसमें से निकाला है ऑब्जर्वेशन की खराब रहना चाहिए। बट Q2 ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से ज्यादातर ये व्यू चेंज हो जाएगा। Q2 में व्यू चेंज हो जाएगा। शरद ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ज़्यादा मंदी मंदी खोजने के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, हर तरह के बायर हैं, देखिए गोल्ड चल रहा है, लोग बहुत चिंता करेंगे यार ये गोल्ड क्यों चल रहा है, इक्विटी के साथ कैसे गोल्ड चल सकता है? अरे भाई, सेंट्रल बैंकर वो अलग क्लास है, बायर वो खरीद रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इक्विटी मार्केट के अपने बायर हैं, वो खरीद रहे हैं।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो खैर मुंबई में ही, आदमी को रिएक्शनरी होना ज़्यादा फायदेमंद है या दूरदर्शी भविष्यवक्ता प्रेडिक्शन मारने में? क्या करना चाहिए ज़्यादातर मार्केट में? मेरा जी भविष्य तो किसी को नहीं मालूम कि भविष्य किसका कहाँ जाएगा। अरे यार, कितना लोग बताते रहते हैं कि अभी कोई पर्सनली ना ले, चार्टिस्ट लोग बताते हैं ना अभी 27,300 है ना, 26,900, ये भविष्यवक्ता ही तो है ये सब, और क्या है ये? नहीं, भविष्यवाणी करनी जो है वो एक बात होती है, और एक ऐसे कहना कि ये बिल्कुल ही हो जाएगा सर्टेनिटी के साथ, वो चीज़ अलग होती है। मुझे लग रहा है एक चीज़ कॉमन डेफिनेटली है कि इंडिया का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, इसमें किसी को कोई दो मत वाली बात नहीं है। हम लोग बात लिक्विडिटी की कर रहे हैं, मार्केट की रैली की कर रहे हैं। लिक्विडिटी के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। हम लोगों ने पास्ट में कई सारे एपिसोड्स के अंदर में इसको अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। मैं इसको शायद थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट और करना चाहूँगा आज के एपिसोड से कि मार्केट के अंदर में एक चीज़ जो हुई है वो हम नज़रअंदाज कई बार कर लेते हैं इस डिस्कशन में, वो ये है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं। ये वो बेस नहीं है जिस बेस पे आपने हिस्ट्री देखी है मार्केट की। बेस तो जब बहुत बड़ा है actually। आपका जब बेस बढ़ गया है, बेस के साथ आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों के पास जो पैसे एवेन्यूज हो गए हैं, जब आप उस क्वांटम को लेके आते हो तो आपको दिखता है कि भाई कितनी बड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में आ गई। तो लिक्विडिटी को देख के नर्वसनेस जो हो रही है वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रही है, बिकॉज लिक्विडिटी जेन्युइनली है, ये कोई लेवरेज्ड लिक्विडिटी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं लोन लेके अगर मैं मार्केट में लगा रहा हूँ तो फिर ये 2008-7 में कुछ ऐसा हो चुका था जहाँ पे हमने देखा था कि कितनी लेवर्ड एफएनओ के अंदर में पोजीशंस होते थे। अभी इतने नॉर्म्स, इतनी सारी चीज़ें, इतनी फाइन सिस्टम्स आ गई है कि अब वो सब होना तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा ही हो रखा है। अब बस बात ये है कि भाई किसके पास कितने पैसे हैं मार्केट को या स्टॉक को ड्राइव करने के लिए, तो वही हो रहा है। मार्केट चल क्यों रहा है या वापस इस तरह में हम लोग बार बार क्यों देख रहे हैं कि मार्केट नया हाई बना रहा है? बिकॉज यहाँ रोटेशन भी हो रही है, इसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब एफआई बिल्कुल रुका हुआ था करीबन 8 से 9 महीने तक बिफोर द इलेक्शन, एंड मुझे अच्छी तरह से याद है कि इलेक्शन के एग्जैक्ट एक हफ्ते पहले के एपिसोड में ये डिस्कस हुआ था और मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एफआई डेटा ड्रिवन होता है। सामने आप जब देखेंगे कि रियल में आपके इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें बीजेपी वापस आ गई, तो आप ये ट्रेंड चेंज होता हुआ देखेंगे। तब तक भले ही हम इस रूम में कितने भी डिस्कशन कर लें कि 100% नई गवर्नमेंट जो है वो सेम गवर्नमेंट प्रीवियस है, वो वैसे एफआईएस काम नहीं करते। तो मतलब कोई एक पार्टी कैश में खड़ी थी जो एफआईएस थी, जिनके पास हमेशा से डेफिनेटली इक्विवेलेंट पैसा जो डीआई के पास था उतना पैसा है उनके पास। अब वो वापस अब मार्केट के अंदर में लौट आए। तो जो ये लौट आए हैं और अब किस क्वांटम में ये बाई कर रहे हैं, इसलिए अब ये रैली कंटिन्यू में चली गई, बिकॉज अगर कोई और थक रहा है तो कोई और आगे चला रहा है। सो दिस इज द स्पाइरल बाउंड ऑफ लिक्विडिटी। आई थिंक सो प्ले बुक जैसा फॉलो हो रहा है, जहाँ लोगों ने पैसे भी बनाए हैं, लोग पैसे भी बना रहे हैं, और रियल में कोई ऐसी इवेंट नहीं दिख रही है सामने जो कि मेजर कंसर्न हो। बल्कि फॉर दैट मैटर जो भी इवेंट जो लग रहा था उस समय कि एक मेजर कंसर्न हो सकता है, उसे मार्केट ने सिर्फ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक ही रखा। उसके बाद वापस मार्केट अपने वापस एक लूप में चला गया, तेज़ी की तरफ चला गया। सो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक तरह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी हुई है चारों तरफ से, चाहे वो एफआई की हो, डीआई की हो, वो एक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अब उसके अंदर में अगर आप पैसे भी बनाते जा रहे हैं तो कोई भी इंसान फिर इसे क्यों छोड़ना चाहिए, पुल बैक करेगा। सो भले ही अनकंफर्टेबल जोन है, इसे देख के कोई भी इंसान यही सोचेगा कि भाई अब ये कहाँ तक चलने वाला है, एंड ऑफ कोर्स ये कंसर्निंग है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मगर एक अच्छा लाइन डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा जो मेरे कलीग ने कहा कि आप अल्टीमेटली अगर मार्केट में पैसे बनाने आए हैं तो किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे कि मार्केट का बॉटम क्या है और टॉप क्या है, और उस चक्कर में अगर आप तेजी मंदी ढूंढने जाएंगे तो आप वेल्थ तो नहीं बना सकेंगे। तो डिफिकल्ट होता है ऐसे सिनेरियो में भी रहना, जहाँ मार्केट तेजी में जा रहा है, उतनी ही डिफिकल्ट जब मार्केट मंदी में रहता है, और दोनों को ही डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना डेफिनेटली इन्वेस्टर एज अ क्लास इतना ईजी नहीं है, और ये आपको देखना ही पड़ता है। अभी अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन में हैं तो उसे एंजॉय करिए, और थोड़ा तो लॉजिक डेफिनेटली होना ही चाहिए कि थोड़ी सेंसिबिलिटी भी हो कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ रुक जाना है। तो वो सेंसिबिलिटी में इन्वेस्टर के पास रहने एक सवाल और मुझे आप समझना है, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस समय आपको लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए, मिड की, एक बड़ी डिटेल बहस लोगों की चलती रहती है कि अब इधर छोड़ो उधर छोड़ो। फिर उदाहरण देखें, देखो डिफेंस वाले ऊपर से 30% करेक्शन पे आ चुके हैं, मार्केट न्यू हाई पे है और वो 30% करेक्शन में है। रेलवे वाले भी देखो अब चलना बंद हो गए हैं। क्या इसको ऐसे देखना चाहिए कि सेक्टर रोटेशन है, अब लोग उधर को लगता है कि चलो इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो जो मैंने आलू वाला उदाहरण दिया था कि पहला बायर सबसे अच्छी आलू खरीदता है और सबसे आखिरी वाला सबसे खराब, लेकिन
प्राइस सेम पे करता है वो हो रहा है क्या कि अभी कुछ दिन बाद उनको बैंक महंगा लगने लगेगा, वो फिर डिफेंस में लौट जाएंगे, ये हो रहा है? इसके पहले वाले सेकंड वाले पार्ट को मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि टिपिकली जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे वो शायद पहले किन्होंने ले लिया और लास्ट में अब आपके पास शायद लो क्वालिटी के स्टॉक्स आएंगे। इसमें ये हो रहा है कि आप देख रहे हो आईपीओ भी कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब नई सप्लाई भी मार्केट में आ रही है और वो क्वालिटी सप्लाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इवन अगर कोई सर्टेन क्वालिटी के स्टॉक जो पहले से प्री डिटरमाइन हम जानते थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब आप नए नए पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हो। अगर आप लास्ट 2 साल में देखोगे कि कितने टाइप के आईपीओ, कितनी वैरायटी के कंपनी आ रही है, तो चॉइसेस की अभी कोई कमी नहीं रही और वही रोटेशन में मार्केट घूम रहा है। रही बात सेक्टर की या लार्ज कैप की, स्मॉल कैप की, आई थिंक सो जैसे मैंने कहा मार्केट एक्सपांड हो चुका है। एफआईज हिस्टोरिकली एफआईज ने हमेशा निफ्टी के बड़े जो स्टॉक्स है 50 वो ही वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं। और एक महीने की अगर हम तेज़ी निकाल के देखें जिसमें इंडेक्स अगर परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी 50 एक्चुअली फर्स्ट टाइम आप देखोगे जहाँ सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है स्मॉल एंड मिड कैप को। आई थिंक सो 5 से 6% निफ्टी 50 ऊपर है एंड शायद आधा और 1% जो है वो स्मॉल कैप ऊपर है, विच मीन्स कि 5% का अल्फा जो है वो आपको निफ्टी से मिला। एंड एफआई की भी हाईएस्ट बाइंग जो है इसी टाइम भी हुई, तो कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब हर इन्वेस्टर का अपना एक चॉइस होता है, जिनको जो पसंद है। आपने भी राइटली कहा कि अगर कोई गोल्ड का एक बायर है जो अगर कहीं पे कोई बैठा हुआ है तो फिर उससे मार्केट चल रहा है, तो किसी और को बॉदरेशन क्यों होनी चाहिए। सो बिल्कुल वैसा है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई निफ्टी की 50 को देखना चाहिए कि स्मॉल कैप को देखना चाहिए। आपको ओवरऑल आपको जो समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये लाइन कहना चाह रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो करिए। इन दिनों में थोड़ी ये तो ज़रूर माहौल बनी है जहाँ लोग समझना कुछ नहीं चाह रहे, एक ही सवाल पूछते हैं पैसा कहाँ बनेगा, जहाँ लगा दूं। तो थोड़ा ये डरावना सवाल होता है, मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए। नहीं, ऐसा हो गया। देखो, ये तो इस बाजार में आप कुछ भी कर लिए, पैसा तो बन रहा है लोगों का, है ना। अभी अब चूंकि आप ले आए तो उसको हम ले आते हैं शो में कि आईपीओज में जो प्राइमरी ऑफर्स आ रहे हैं उसमें फोमो जैसी एक फीलिंग हो गई लोगों को कि यार वो मुझे मिला नहीं, किस्मत में नहीं था मेरे, और आजकल मिलता भी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया काम एक लॉट भी नहीं मिलता लोगों को। और सब्सक्रिप्शन 100 टाइम्स तो एकदम नॉर्मल, न्यू नॉर्मली 100 गुना हुआ क्या तुम्हारा? नहीं हुआ, 80 गुना हुआ, चलो अच्छा ओके ठीक है। लेकिन अगर 100 गुना से ऊपर हो गया तो ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। अब इसमें क्या, तो फोमो हो गई कि आप फीलिंग ऑफ मिस आउट की फीलिंग, आपको लगता है मुझे मिला नहीं, अगला जो आएगा ना उसमें मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा लक। तो ये लगातार वो लोग लक ट्राई कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं देख रहा कि वो कंपनी क्या, मतलब बहुत सारे तो इन्वेस्टर को जानता हूँ जिनको ये नहीं पता वो कंपनी करती क्या है। आईपीओ आया है ना, मैं अप्लाई करूँगा, अच्छा 2 दिन में पैसा फ्री हो जाता है। अब आजकल वो समय नहीं है कि 15-20 दिन लग रहे थे, अब तो आपका 3-4 दिन का खेल है, तो कोई दिक्कत भी नहीं। अगर वो लोन लेके भी लगाएगा पैसा ना, तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन में कितना ब्याज दे लेगा, लगा तो ठीक है, नहीं तो दे देगा थोड़ा। तो क्या ये मिसिंग आउट की फीलिंग आ गई बहुत गहरे, इस वजह से आईपीओ में इतना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, या उनको लगता है कि एक नया पेपर आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का पेपर हो सकता है कोई, तो इधर पैसा बना लो। हालांकि अच्छी क्वालिटी और उसके प्राइसिंग पे लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन वो इग्नोर्ड है। पहला कमेंट आपका, फिर सुनील जी के पास। बताइए क्या चल रहा है फोमो है मार्केट में? ये मेरे को लग नहीं रहा है, यहाँ दोनों ही बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इसे एक प्लेबुक की तरह बना लिया है, आईपीओ आएगा आप लगाइए और पैसा बनाइए। सो यहाँ पे जब आप ऐसे जा रहे हैं तो बस सब लोग उसी में ही फॉलो कर रहे हैं। और आपने राइटली बोला कि जो प्रोसेस अभी बदल गया है आईपीओ का, जो कि इतना फास्ट भी हो गया है, इतना स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो यहाँ पे किसी के लिए कुछ खोने के लिए होता नहीं है और वो अपने हिसाब से लगाते हैं। और क्योंकि पता है कि वो सब्सक्रिप्शन के बाद प्रोरेटा के बेसिस पे आपको जो एलोकेशन आती है वो भी एक पूरा मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है, तो वहाँ पे किसी को कोई फियर ही नहीं होता। और इसलिए सेम पार्टिसिपेंट शायद एक दिन में अगर 2 आईपीओ चले तो सेम पार्टिसिपेंट दोनों जगह सेम अमाउंट लगा दे, क्योंकि उसको पता आना नहीं है। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन इसलिए भी आ रही है क्योंकि शायद अगर आपकी जेब में है भी नहीं 1 करोड़, तब भी आपने 1 करोड़ की एप्लीकेशन कर दी, क्योंकि आपको मालूम है आने 1 लाख रुपए के शेयर। तो ये ऐसा भी हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड रीड टू मच ऑन दिस 100x एंड 200x। इट इज लुकिंग लाइक दैट बिकॉज एवरीबॉडी जस्ट फॉलोइंग द सेम वे, बट अदरवाइज ये कोई ग्रेट साइन तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सारी कंपनियां बहुत अच्छी आ रही है और लोग शायद कम रीड कर रहे हैं। एक तरह से यही हो रहा है, जो भी आईपीओ में पैसे डालते हैं लिस्टिंग के दिन आपको गेन मिल जाते हैं, तो अभी वही चल रहा है। बट इट इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड दैट इट कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्गर। जर्मनी चलते हैं।